बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर देंगे लंदन से, जहां वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है। दोनों भाइयों के दरमियान पहले 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने लीगी कायदीन से मुलाकात की है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। नवीद, मुलाकात में क्या गुफ्तगू रही दोनों के दरमियान, क्या फैसले किए गए, बताइए इस बारे में। बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान, दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो 1-to-1 मुलाकात रही। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको गले मिलते हुए थपकी भी की। इसके अलावा बाकी रहनुमा जो उनके वफद में शामिल थे वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात कर चुके हैं और अहम जो है वो अमूर पर डिस्कस किया जा चुका है। ये मुलाकात लंदन से थोड़ी दूर फासले पर ये मुलाकात की गई है। सहाफियों और तमाम दूसरे से बचकर ये मुलाकात की गई है, जो हसन नवाज के दफ्तर के में मीटिंग मतवक्को थी, वहाँ पर इख्तियार की वजह से नहीं की गई, जिस वजह वहाँ पर ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं से तमाम कबीना के जो रहनुमा और मेंबरान थे उनके साथ ये मुलाकात मुकम्मल हो चुकी है। इत्तलात ये आ रही है कि तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मसाइल थे उसके ऊपर और अर्ली इलेक्शन के हवाले से जैसा कि अजहर आसिफ ने भी कहा है कि नवंबर से जो स्टेटमेंट है वो भी जेर बहस आया और अभी तक जो है कोई उनकी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिससे ये तस्दीक हो सके कि कौन से इलेक्शन के हवाले से उनका क्या फैसला है और पाकिस्तान के। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हम इलेक्शन से नहीं डरते, असल हदफ इस्लाहात हैं। साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा, इमरान खान ने 4 साल में क्या कर लिया, जल्दी इलेक्शन करवा कर वो क्या कर लेंगे। पहली बार फौज गैर सियासी हुई तो उन्हें जनरल बाजवा को सलूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। तजर्बा हो गया है कि इदारे न्यूट्रल रह सकते हैं, कोशिश करेंगे कि वो ए पॉलिटिकल ही रहें। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। सोल्यूशन मैंने खुद बनाना है, सोल्यूशंस मैंने पाकिस्तान से बनाने हैं, सोल्यूशन मैंने अपनी मुल्क से बनाना है। पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए? उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। और अगर जो भी इश्यूज हैं सिविलियंस के या कौम के या अवाम के, उसके अवामी नुमाइंदे जो हम। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की सोच को दुरुस्त करार दे दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा है कि सियासत में तलख़ी बहुत बढ़ चुकी है, ख़दशा है कि कहीं श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। शेख रशीद अहमद बोले, 2 वोटों की हुकूमत फंस चुकी है। आसिफ का क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात से मुताल्लिक बयान। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग में मौजूद जिम्मेदार लोग समझते हैं मामलात ऐसे नहीं चल सकते। रिजीम चेंज के हक़ाइक़ सामने आने पर भी लीगी रहनुमाओं को शर्मिंदगी है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात ही बहरान से निकलने का वाहिद हल है। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाते, ये तलखियाँ एक नए अरूज पे पहुँच जाएंगी और जो सूरत हाल इस वक्त श्रीलंका में है उससे डर लगता है हमें कि वैसी सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो ना हो। शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान ने साफ कह दिया है, इलेक्शन के ऐलान तक ना वो किसी से मुलाकात करेंगे ना फोन सुनेंगे। मुख्तदर हल्के भी चाहते हैं कि बातचीत बामी अफाम और तफहीम से तय हो जाए। देखिए, लंदन में कुछ लोगों ने, जो लोग अहम थे, उन्होंने मुलाकातें पहले की हैं, अब इनको बुलाया गया है। सारा प्लान ही लंदन में बना और ये 2 वोटों की हुकूमत जो है अब फंस गई है। शेख रशीद का कहना है, रिजीम चेंज के जरिए उनकी मकबूलियत में और इजाफा हो गया है।
वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल और जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी जल्द इंतखाबात की हिमायत कर दी। कहा मुल्क के हालात अच्छे नहीं, जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उतना ही बेहतर होगा। इंतखाबी इस्लाहात के बाद नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी तक हर सूरत इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो रहा, अच्छे हालात नहीं है। जितना जल्दी हो सके कानून के अंदर अमेंडमेंट करके इलेक्शन के मोड में हमें जाना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जाना चाहिए। जितना अर्ली इलेक्शन होगा उतना बेहतर होगा। जहाँ तक लंदन की बात है वहाँ पे मशवरा होगा कब इलेक्शन होनी चाहिए। इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसको अदारे ही लाए। अब उसका कोई प्रोग्राम नहीं है। वो समझता है कि मैं अपने नैरेटिव को बेचूं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेड तो ये खुद है। तो क्या उनकी साजिश ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर है हिस्सों में तब्दील किया जाए? जो उसने अमेंडमेंट की वो डैमेजिंग थी, इस वजह से इसको 5 साल पूरे करने दिए जाते तो ये और नुकसान होता जा सकता। इंतशार तो फैलाया जा रहा है और अदारों को तबाह किया जा रहा है। जब जिस मुल्क के अदारे तबाह हो जाएं और मुल्क सालिम नहीं होता, खुद मुल्क रियासत तबाह हो जाती है। श्रीलंका के अदारे तबाह हुए, खत्म, सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये आज हम बात नहीं कर रहे, हम हुकूमत में वो थे, हम अपोजिशन में थे, तब भी हम ये ऑफर करते थे कि बैठ जाओ, मुल्क को खतरा है। हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज को तलब कर सकती है, चौधरी शुजात हुसैन ऐसा कह रहे हैं। हुकूमत मामलात सुलझाने में नाकाम हुई तो सलामती को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने मज़ीद क्या कहा, ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन बिलाल, बताइए। बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि हंगामी सूरत हाल में मुल्क की सलामती और बका के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन है वो लाजमी है। सियासी मुल्क की सलामती और बका को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम हुकूमत को उठाने चाहिए और जरूरत पड़ने पर जो हुकूमत है वो फौज को तलब भी कर सकती है। उनका ये भी कहना है चौधरी शुजात हुसैन का कि हुकूमत अगर मामला सुलझाने में नाकाम होगी तो मुल्क की सलामती को मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि दिफाई अखराजात को जवाब बनाकर जो जलसे जुलूसों में अपनी सियासत चमकाते हैं और तालियां बजवाते हैं, उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उनका ये रवैया जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश होने का मौका फराहम करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर स्वाबी में मुस्लिम लीग नून जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी। कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में ही मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ भी स्वाबी के लिए रवाना हो चुकी। मजीद इसी बारे में अपडेट करेंगे जलसागाह से ही समा के नुमाइंदे आदिल तनौली। छोटा लाहौर क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। स्वाबी में इस वक्त नून लीग का पंडाल सजा है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन जो हैं उनका इस्तकबाल किया जाएगा। शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है, 6 बजे का वक्त बताया गया है और कहा गया है कि 6 बजे नून लीग की जो मरकजी क़यादत है वो जलसा आम से यहाँ पर खिताब करेगी। कारकुनान जो हैं खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सवाबी, मर्दान और दीगर करीबी अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। पार्टी तरानों के ऊपर रक्स भी किया जा रहा है और साथ ही साथ कारकुनान की जानब से ये नारेबाजी भी की जा रही है। खासे सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी स्टेज जो है वो भी कायदीन के लिए लगाया गया है। इसके अलावा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खारदार तारें जो हैं वो भी नस्ब की गई हैं। पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर तैयारी से जो है हिकमत अमली अपनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाराज़ अरकान कौमी असम्बली को नाअहल कराने में नाकाम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI MNAs के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में करार दिया है कि इन अराकीन पर आर्टिकल 63A का इतलाक़ ही नहीं होता। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग बयानियों को बड़ा झटका लग गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के बागी MNAs के खिलाफ नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया।
صبح محفوظ کیا گیا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے چند گھنٹے بعد سنا دیا۔ 3 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے میں قرار دیا گیا نامزد 20 ارکان اسمبلی پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کو مزید ریکارڈ پیش کرنے کی اجازت نہ مل سکی، جس پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو ہی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی عوام کے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے، واضح طور پر بتا دیا ہے پبلک ویڈیوز جو سارے ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہوئی ہیں وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پیش نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک مذاق ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ میرا کیس پریجوڈس ہو گیا ہے، یعنی تعصب کا مظاہرہ میری طرف کیا گیا ہے، چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو یک طرفہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس کے خلاف جو ہے ہمیں اعلیٰ عدالتیں ریلیف دیں گی۔ نااہلی ریفرنس مسترد ہونے پر راجہ ریاض، نور عالم خان، ڈاکٹر عامر لیاقت، افضل ڈھانڈلا، میاں عبدالغفار وٹو، رانا قاسم نون، وجیہہ قمر، نصرت پٹھان، جویریہ ظفر آہیر اور رمیش کمار سمیت 20 پی ٹی آئی ایم این ایز کو فی الحال کلین چٹ مل گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ منحرف اراکین کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کے یک طرفہ فیصلوں سے اس کے کردار پر سوال اٹھتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن داخل کی تھی ان منحرف ممبران پارلیمنٹ کے خلاف جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا، آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن اس کی وائلیشن کی۔ ہم نے اپنا مقدمہ ہم وہاں لے گئے، ہمارے وکلاء نے وہاں آرگیو کیا۔ ہم نے آج درخواست کی کہ ہم جو ہمارا انیشل ڈکلیریشن ہے اس کے بعد ہم ایڈیشنل مٹیریل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، شواہد ہیں جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا۔ ہم اپیل پہ جائیں گے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم اپیل کریں گے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی جد و جہد کا اعلان کر دیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نثار دورانی کے بعد چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ریفرنس لایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو میں رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی نظام لندن سے یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی، معاشی اور انتظامی بحران کا قبل از وقت انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد صفر ہو چکا۔ اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار دورانی کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال، پاکستان کو ایک سیاسی، معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا۔ الیکشنز وہ واحد صورت ہے جس سے پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ نارمل ہوگی، لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا، پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا۔ جب آپ ایک لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کے اوپر پوری معاشی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس میں بڑے سوالات اٹھنے کا سلسلہ جاری۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے حقوق کا معاملہ اٹھایا تو یہ آرٹیکل آئین میں شامل کیا گیا، اسے کیا رسمی، نمائشی اور غیر مؤثر ہی سمجھا جائے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا، کیا کسی رکن کے ضمیر کے مطابق انحراف کرنے کی کوئی دستاویز ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، قاف لیگ اور بلوچستان کی ایک پارٹی ہے جو آدھی ادھر آدھی ادھر ہو گئی، ان کے سربراہ تو ابھی تک خاموش ہے۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔
आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में नए सवालात उठाने का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। काफ लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला ने अपने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो अदालत ने कई और बातें पूछ ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा 63A क्या नुमाइशी, रस्मी और गैर मौसर आर्टिकल है? इसे तो आइन में शामिल भी तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में सियासी जमातों के हुकूक की बात की। क्या ये आर्टिकल सियासी जमातों के हुकूक से भी मुंसलिक है? किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सजा, लेकिन इनहराफ भी एक बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है इसे खत्म होना चाहिए। क्या आईनी तशरीह के दौरान पार्टी सरबराह को इजाजत दे दें कि वो चाहे तो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे तो ना करे? चीफ जस्टिस ने नए अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को पीर के रोज अदालती मुआवनत की हिदायत कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एक नुक्ता ये भी है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार ना किया जाए। अगर किसी के ज़मीर का मामला है तो वो इस्तीफा दे दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि क्या किसी रुकन के ज़मीर के मुताबिक इनहराफ की कोई दस्तावेज मौजूद है? कानून के मुताबिक इलेक्शन हो तो ये चीजें ही खत्म हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुनहरिफ अरकान को नाअहल करने के तरीकाकार पर सवालात उठाते हुए कहा, काफ लीग के कुछ लोग हुकूमत में हैं, कुछ अपोजिशन में। बलोचिस्तान की एक पार्टी के लोगों का पता नहीं वो किधर हैं। ऐसी जमातें बढ़ चुकी लेकिन सरबराहान मुकम्मल खामोश हैं। अदालत ने BNP के वकील को तहरीरी गुजारिशात पेश करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस पर कई सवालात उठा दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने नैब पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पूछा, जब करप्शन के शवाहिद नहीं थे तो केस कैसे बना दिया? नैब की मुदाखलत से मंसूबा रुका, मजीद नुकसान हुआ, अब क्या नैब खुद पर केस बनाएगा? इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर पर बरस पड़े। बोले, क्या आप आहद चीमा जैसे अफसरान का नुकसान पूरा कर सकते हैं? क्या ब्रिगेडियर असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी भी एक अवामी मनसूबा था जिसकी मंजूरी एहसन इकबाल ने नहीं, फोरम्स ने दी थी। नैब के वकील ने सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता के वादा माफ गवाह बनने का बताया तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इस मंसूबे के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर क्या वही नहीं थे? अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल हुआ तो उन्हीं ने किया। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें माफी दी। ये कौन से अफसरान हैं जो सब करके माफी ले लेते हैं? चीफ जस्टिस ने रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मंसूबा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूर हुआ जिसमें कई लोग होते हैं। टारगेट सिर्फ एहसन इकबाल को क्यों किया गया? आपको ऐसे फोरम्स की वर्किंग का पता ही नहीं तो केस कैसे बनाया? एक शख्स का वकार तबाह कर दिया जिसके खिलाफ आपके पास करप्शन का इल्जाम भी नहीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तैयारी के साथ आने की हिदायत करते हुए समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नरशिप से बरतरफी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं वो उस्मान बुज़दार नहीं कि गुंडों के जरिए दफ्तर छीनने पर खामोश होकर बैठ जाए। चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार का गैर आईनी इस्तीफा मंजूर किया, वो भी साजिश के किरदारों में शामिल थे। गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जो है उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। जिस वक्त तक, जिस घड़ी तक मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, मौजूद हूँ, आईनी तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाता रहूँ। गवर्नर हाउस मेरे ऑफिस, तो मुझे वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बना के पूरा यरगमाल बनाया हुआ है। गैर आईनी वज़ीर आला हर तरह का वो फैसला कर रहे हैं। बार जो है इंटीरियर मिनिस्टर को इन राइटिंग जो है भेज चुका हूँ कि सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, वो हमारे काम मान रही, हमें FC और रेंजर्स प्रोवाइड की जाए। वो रियलाइज नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह कि अब वो नूली के दरबारी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है हुकूमत पाकिस्तान। इस्तीफा दिया सरदार उस्मान ने, वो गैर आईनी था। चौधरी सरवर को वो क्या मजबूरी थी, क्योंकि वो कल परसों उन्होंने बयान दिया कि मैं नून लीग में जा रहा हूँ, साबित हो गया सामने की सारी ये साजिश में किरदार जो था। कैसे उन्होंने गैर आईनी जो है इस्तीफे को फटाफट कबूल कर लिया। आईनी इदारे और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम निकलेगी सड़कों के ऊपर। किसी तौर पे भी कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इससे सीएन माफिया को मौका दिया जाए कि कल को ये जो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये लोग करें। ये हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत जल्द पंजाब पे जो डाकू राज है उसको हम बहुत जल्द खत्म कराएंगे।
سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکی سے متعلق مراسلہ نہیں پڑا، مراسلے کا ڈرامہ انہوں نے خود گڑھا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک میں نے خود لیڈ کی، مجھے تو کوئی فون تک نہیں آیا۔ آصف علی زرداری نے کہا بائیڈن ان کا دوست ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ وہ کہتا ویری ویل ڈن۔ مراسلہ نہیں پڑا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے۔ He's made it into a political drama اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا۔ مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے۔ I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن۔ اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامک ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے۔ ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے، ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کر دی ہے۔ آپ کو سوابی لیے چلتے ہیں جہاں مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ چکی ہیں اور جلسہ گاہ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے۔ مریم نواز اسٹیج پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گی۔ پارٹی قائدین بھی ان کے ہمراہ ہیں، ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہنا پرویز بٹ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور دیگر پارٹی ارکان بھی مریم نواز کے ساتھ اسٹیج پر ہی موجود ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون آج سوابی میں پاور شو کا مظاہرہ کرنے والی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے جلسوں کے موسم میں فتح جنگ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے جلسہ کیا تھا، مریم نواز نے اس سے خطاب بھی کیا تھا اور خوب تنقید کے نشتر چلائے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تقریر میں مریم نواز کیا موقف اپناتی ہیں، کیا وہ خطاب کرتی ہیں، تو اب سے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ مریم نواز سوابی پہنچ چکی ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو سوابی میں جلسہ گاہ میں موجود ہے اور اس وقت تصاویر بنوائی جا رہی ہیں مریم نواز کے ساتھ۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سندھ کے صدر علی زیدی ہیں، وہ بھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ رد عمل دے رہے ہیں آصف علی زرداری، جنہوں نے آج ایک طویل پریس کانفرنس کی اور خاصی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو۔ تو جو نکات آصف علی زرداری نے اٹھائے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں، علی زیدی ان نکات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز پہنچ چکی ہیں سوابی میں جلسہ گاہ میں اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ جلسے سے خطاب کریں گے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی زیدی جو تنقید کا جواب دے رہے ہیں۔ وہاں تم ایڈز نہیں روک سکے، نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ چھپ رہا ہے ایڈز کیپٹل آف دا ورلڈ، دنیا کا دارالخلافہ ایڈز کا بولے لڑکانا ہے۔ ویکسین، ایک ویکسین تم سے نہیں لگتی، نہ کووڈ کی لگی نہ کتوں کی لگی۔ پانی تم دے نہیں سکے، آج پورے سندھ میں پانی نہیں ہے، کہہ رہے میں سولوشن لے کے آؤں گا۔ بھائی کیا کرے گا؟ پیسے تم دے نہیں سکے۔ نواب شاہ میں مرڈر کیا غریب کسانوں کا، فنڈ برادری کے، ان کو تم پکڑ نہیں سکے۔ ناظم جو کہ ہوگا قاتل کو تم اسمبلی میں لے کے آ گئے۔ فہمیدہ سیال ہو گئی، ام رباب ہو گئی، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو نظر آ گئے میڈیا میں، کتنے صحافی حضرات تھے۔ کراچی کا انفراسٹرکچر تم نے تباہ کر دیا، اورنج لائن تم سے نہیں بن کے دی۔ پتہ نہیں کتنا سال کی حکومت میں 6 سال سے اورنج لائن، وہ ہے کتنے کلومیٹر کی؟ 4.5 کلومیٹر کی رنگ برنگی اورنج لائن، وہ تم سے بن گئی نہیں تھی۔ K4 تم سے بن کے نہیں دیا، کچرا تم سے اٹھتا نہیں شہر کراچی میں جو پاکستان معاشی رگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، 7 سے افسوسناک خبر آپ کو دیں، جہاں وین اور ٹرک کی ٹکر کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہوئے، 11 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے امتیاز علی سے۔ جی امتیاز۔
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जामशोरो के मांझंद का इलाका है और मांझंद अस्पताल में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो है मांझंद के करीब पेश आया था, जिसमें जो है एक ही ख़ानदान के यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 अफराद समेत जो है वो 15 अफराद जो है वो जाँबाक हो चुके हैं। हादसा जो है कोयले की भरी लदी जो ट्रक और जो वैन में तसादुम हुआ था, जिसके बाद जो है मौके पर ही 10 अफराद जाँबाक हुए थे, जिसमें 5 अफराद शदीद हालत में उनको जो है मांझंद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों के ताब न लाते हुए रास्ते में ही चल बसे थे। टोटल 15 अफराद की जो लाशें हैं मांझंद अस्पताल से अब से कुछ देर कबल जो है उसके आबाई गांव नौशर फिरोज वहां पर है वो उनको मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि ये ईद की छुट्टी जो है वो मनाने के लिए अपने गाँव आए हुए थे और छुट्टियाँ पूरी हो गई तो नौशरों से जो है कराची की तरफ अपने अपने कामों पर जा रहे थे कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। जी इम्तियाज़ अपडेट कर रहे थे। मुआशी बहरान से कैसे निपटे, वाज़े हिकमत अमली सामने न आने पर स्टॉक मार्केट का धड़न तख्ता हो गया। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स गिरकर 42,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर पहली बार 190 रुपए का हो गया। रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। कमजोर मुआशी सूरत हाल और गैर यकीनी सियासी हालात स्टॉक और करेंसी मार्केट को मुसलसल धोबी पटखा दे रहे हैं। रुपए की तारीखी बेकदरी और नीचे जाती मार्केट को फिलवक्त कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है। माहिरीन ने भी मार्केट में इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों और IMF समेत दोस्त मालिक के कर्जों पर नजरें जमा ली हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इस वक्त जो है वो नेगेटिव इसी वजह से है कि ये सामने नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो है उसने आगे किस तरफ जाना है। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 रुपया गिर रहा है अगेंस्ट डॉलर, 5-6 रुपए गिर गया है पिछले 3-4 दिनों में। आई थिंक कि इसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, SBP की इंटरवेंशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि मार्केट के गिराव को जो है वो रोका जा सके। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं कि मार्केट ने अपना असल रंग दिखा दिया है और अब लंदन में नून लीग की क़यादत की मीटिंग के बाद मुआशी सूरत हाल वाज़े होगी। जैसे ही रजीम चेंज हुआ उसके बाद से आप देखें मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली बनाना शुरू कर दी। तो 42,715 से मार्केट एक रैली बनाना शुरू की, 47,000 पर गई तो वो एक बबल था, वो बबल बर्स्ट हुआ है। तो मार्केट जो है उसने अपना ओरिजिनल है ना पोजीशन दिखा दी है। बुध को स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 641 पॉइंट गिरकर 42,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में 100 इंडेक्स 2100 पॉइंट्स नीचे जा चुका है। इसी तरह इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 190 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 191 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट रिकॉर्ड, 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। आपको बताएं कि हुकाम पावर डिवीज़न के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,500 मेगावाट जबकि तलब 25,500 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 4,800 मेगावाट और सरकारी थर्मल पावर प्लांट से पैदावार 1700 मेगावाट है। IPP से 13,000 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5,000 मेगावाट शॉर्टफॉल की वजह से मुख्तलिफ शहरों में आवाम को 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर कैसे गुजारे? कराची के शहरी रात में होने वाली लोड शेडिंग से बुरी तरह परेशान हैं। उनका कहना है आधी रात को जाने वाली बिजली अक्सर सुबह तक गायब ही रहती है। टाइम पे लाइट जाती, रात को 2 बजे चली जाएगी, 2:30 बजे चली जाएगी, 4 बजे उठ के बाहर निकलो, गलियों में बैठो। शहर कराची है, वल्लाह आलम कोई गांव है, गोट है, क्या है ये शहर कराची है। रात के 4 बजे भी जाती है, 3 बजे भी जाती है और दिन को भी कितनी दफ़ा, पहले 2 दफ़ा जाती थी, अभी तो 4 दफ़ा जाती है दिन को। रात को तकरीबन 4 बजे गई। पहले रात को भी नहीं था, अभी आधी रात को भी बिजली चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की कौमी असम्बली में इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई मिफ्ता इस्माइल पर तंज करते हुए बोले, अजीब कानून है, जो जीत गया वो आखिरी बेंचों पर है और जो हार गया वो वज़ीर ख़जाना है। वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर को भी लताड़ा, बोले इनके हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है।
1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0, लोड शेडिंग 0, 0, 0। वजीर तवानाई ने बयान दिया था कि 22,000 मेगावाट बिजली है, 1 मई से कोई लोड शेडिंग नहीं है। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, अल्लाह ताला की 99 नामों के नीचे मेरे हल्के NA 249 जो वजीर आजम का हल्का है, जो वजीर खजाना का हल्का है, 16 घंटे वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग 0, 0, 0। और वजीर तवानाई से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जख्मों पे नमक न चढ़ के सुतम ज़रीफ़ी तो ये है स्पीकर साहब कि इस मुल्क का अजीब कानून है, जो शख्स जीत गया वो सबसे आखिर की बेंचों में बैठा है, जो हार गया वो वजीर खजाना है। अल्लाह ताला के करम से लोड शेडिंग 0, 0।